नमस्कार, आप देख रहे हैं द रेड माइक। मैं हूं संकेत उपाध्याय, मेरे साथ हैं डॉक्टर कार्तिकेय बत्रा और ये है एक और एपिसोड जिसका नाम है द रेड माइक पाठशाला। पाठशाला के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एनडीए की तरफ से वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो बनने जा रहे हैं। कौन है सीपी राधाकृष्णन? इनके नाम को लेकर के भी एक सस्पेंस था कि कौन होगा, क्योंकि आपको याद है ये वजह क्यों बनी। जब मॉनसून सत्र शुरू हुआ पहले ही दिन वाइस प्रेसिडेंट उस समय जो थे जगदीप धनखड़, शाम तक दोपहर तक अच्छा भला काम कर रहे थे। शाम तक उनकी एक चिट्ठी आ गई कि तबीयत जरा गड़बड़ हो रही है, तो अब तबीयत पर ध्यान दूंगा। लेकिन बात तबीयत की नहीं थी और ये बहुत ऑब्वियस हो गया है अब कि इसका तबीयत से कोई लेना देना नहीं था। तो कहां चले गए धनखड़ साहब, वो एक मसला। लेकिन उसी सबके बीच में ये जो एनडीए ने, भारतीय जनता पार्टी ने सीपी राधाकृष्णन जी को वाइस प्रेसिडेंशियल पिक बनाया है, इसके मायने क्या निकाले जाने चाहिए? कौन है ये, क्या करते हैं, विपक्ष के गठबंधन पर इसका क्या फर्क पड़ेगा या असर पड़ेगा, तमिलनाडु कनेक्शन क्या है, महाराष्ट्र कनेक्शन क्या है, सारी चीजें एक एक करके आपको बताएंगे। डॉक्टर बत्रा, बहुत बहुत स्वागत। मैं चाहूंगा दर्शकों के लिए आप अगर बता दें कि इस कार्यक्रम में आप किस तरीके से इस कार्यक्रम को विभाजित करना चाहते हैं और किस किस बारे में बात करेंगे। देखिए संकेत, तीन मुझे लगे बड़े सिंबोलिज्म थे इस अनाउंसमेंट के पीछे। एक नेशनल लेवल, एक स्टेट लेवल और एक आरएसएस बीजेपी ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। तो इनको जब हम इन तीन खांचों में बांटेंगे तो मुझे लगता है कुछ इंटरेस्टिंग इंसाइट्स निकल कर आएंगी। चर्चा करेंगे कैसे नेशनल लेवल पर इस अनाउंसमेंट से अलायंसेस जो हैं दो बड़े, एनडीए और इंडिया, इनके बीच की कॉन्फ़िगरेशन कैसे इम्पैक्ट होती है। स्टेट लेवल पे राधाकृष्णन जी तमिलनाडु से आते हैं, कोई साल चुनाव है, वहां पे क्या माहौल बनता है इसकी वजह से। और तीसरा कि विद इन बीजेपी आरएसएस इस डिसीजन के का महत्व क्या है। एक बात जो कही जा रही थी कि अब कोई बाहरी जो है वो बड़ी पोजीशन पे नहीं बैठेंगे, तो उससे भी संबंधित कहीं ना कहीं एक सिंबलिज्म है इस अनाउंसमेंट के पीछे। बिल्कुल। तो आइए अब एक एक करके, मेरी आवाज आपको ठीक से आ रही है? बिल्कुल है। हाँ, तो आइए एक एक करके सबसे पहले बात करते हैं कि सीपी राधाकृष्णन हैं कौन। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अब डॉक्टर बत्रा इसका उल्लेख करेंगे। करंट गवर्नर है महाराष्ट्र के संकेत, पहले पुडुचेरी के एलजी रह चुके हैं, तेलंगाना झारखंड जैसे ऑपोजिशन के राज्यों के गवर्नर रह चुके हैं। सबसे अहम बात कि बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट बीजेपी के रहे हैं तमिलनाडु में, लेकिन ये बीजेपी के वो लीडर्स हैं जो 98-99 में कोयम्बटूर सीट से 2 बार लोकसभा इलेक्शन जीत कर आए थे। ऑफकोर्स अलायंस था, बट ऐसे बहुत कम लोग आपको बीजेपी में मिलेंगे जो कह सकते हैं कि हम तमिलनाडु में एमपी का इलेक्शन जीत कर आए हैं। तो राधाकृष्णन साहब उनमें से एक हैं। और कोयम्बटूर याद रखिएगा वेस्टर्न तमिलनाडु में आता है। आगे जब हम जाएंगे तो इसका एक रेलेवेंस है जिसके बारे में मैं बात करूंगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपने पर्सनालिटी कौन है उनके बारे में तो जान लिया। महाराष्ट्र के अभी गवर्नर हैं, ये बीजेपी के एक बहुत बड़े चेहरा हैं, स्टेट बीजेपी की यूनिट, जो बाद में अन्नामलाई चीफ बन गए, लेकिन ये फॉर्मर स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट थे। और तमिलनाडु जैसे राज्य में जहां बीजेपी सदियों से अपनी एक पैठ जमाने की कोशिश कर रही है, वहां पर सीपी राधाकृष्णन एमपी बनकर के कोयम्बटूर से आए हैं। मतलब ये उनकी उपलब्धि है। फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर पुदुचेरी, लेफ्टिनेंट गवर्नर तेलंगाना, लेफ्टिनेंट गवर्नर झारखंड और अभी ये गवर्नर जी, गवर्नर तेलंगाना, गवर्नर झारखंड और उसके बाद गवर्नर महाराष्ट्र, गवर्नर पुडुचेरी, वो यूनियन जी टेरिटरी एंड स्टेट। हाँ। तो अब आइए आगे बात करते हैं और ये बताने का प्रयास करते हैं कि इनको चूज करने के पीछे की वजह क्या हो सकती है, डॉक्टर बत्रा। संकेत, ये इस करंट बीजेपी लीडरशिप की आदत है कि वो गेस करवाते हैं लोगों से, फिर कोई भी गेस सही नहीं बैठता, फिर ऐसा लगता है उनको प्लेजर मिलता है इसमें। मैं उसमें ना जाकर एक सिंपल, जिसे कहते हैं हार्डकोर ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल एनालिसिस करूंगा जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। उन्होंने क्या सोचा होगा, क्या किया होगा, वो नहीं हम कह रहे। हम ये कह रहे हैं इसका असर आगे जाके क्या हो सकता है। हो सकता है उन्होंने यही बातें कंसिडर करके डिसीजन लिया हो, बट आगे जाके क्या हो सकता है हम इसके बारे में बात करें। तो तीन मैंने आपको कहा इसमें आयाम है, नेशनल, स्टेट लेवल, ऑर्गेनाइजेशनल। देखिए संकेत, नेशनली एक कहानी सुनाता हूं मैं आपको।
2012 की बात है, जब प्रणब मुखर्जी साहब प्रेसिडेंट बनने वाले थे, उनका इलेक्शन होने वाला था। उस समय लेफ्ट और कांग्रेस का अलायंस नहीं था। ऐसे में प्रणब मुखर्जी ने जाके कई पार्टी से बात की, आउटरीच किया, ऑपोजिशन इंक्लूडेड, और लेफ्ट पार्टीज, क्योंकि बंगाल में वो बहुत स्ट्रांग रहती थी, प्रणब मुखर्जी बंगाल से आते थे, तो ऐसे में प्रणब मुखर्जी को लेफ्ट के एक सेक्शन ने सपोर्ट। डॉक्टर संजय बारू, हाँ डॉक्टर संजय बारू जो मनमोहन सिंह साहब के सलाहकार रहे पहले यूपीए में, उनसे आपने भी चर्चा की होगी कभी ना कभी, या इस चैनल पे या किसी और चैनल पे। तो वो हमसे एक बार मुखातिब हुए थे आज से 10-12 साल पहले, और उन्होंने हमें ये कहा था कि जब 2008 में ट्रस्ट वोट हुआ था न्यूक्लियर डील पर, तो हमें ये उम्मीद थी कि चाहे कोई विपक्षी पार्टी यूपीए के साथ जाए ना जाए, शिरोमणि अकाली दल मनमोहन सिंह साहब की सरकार को नहीं गिरने देगा, क्योंकि वो पंजाब से आते हैं। कहने का मतलब है कि जब आपके राज्य का कोई व्यक्ति मनोनीत होता है ऐसे पद के लिए, तो उस राज्य की पार्टियों का एक दायित्व बन जाता है कि वो उनका समर्थन करे, वरना उस राज्य की गरिमा की बात आ जाती है। तो इसीलिए ये जो नेशनल मैंने लिखा है, जो हमने अगली स्लाइड में बताया भी है, कि आज पलनीसामी साहब जो एआईएडीएमके में हैं और जो बीजेपी के अलायंस पार्टनर है, उन्होंने ये कह दिया है कि तमिलनाडु के सारे एमपीज को सीपी राधाकृष्णन जी का समर्थन करना चाहिए। अब लोकसभा में सारे के सारे एमपी जो हैं तमिलनाडु के, मेजॉरिटी जैसे मैं कहूंगा, लोकसभा में प्लस राज्यसभा में मिला के, वो तो डीएमके और इंडिया अलायंस के हैं। तो इसका मतलब ये मैसेज उनके लिए है कि आइए, अब तमिलनाडु की बात है, अब ये इंडिया अलायंस और इंडिया अलायंस की बात नहीं है। तो चाहे वो कार्ति चिदम्बरम हो, चाहे वो बालू साहब हो, चाहे वो ए राजा हो, ये मैसेज उन सबको भेजा जा रहा है कि ये तमिलनाडु की बात है, अब आपको हमारे साथ वोट करना चाहिए। तो ऐसे में जो इंडिया अलायंस है, उसके अंदर जो डीएमके जैसी पार्टी है, या जो बाकी तमिल पार्टीज हैं, या जो तमिलनाडु के एमपीज हैं कांग्रेस के, उनके लिए कहीं ना कहीं धर्म संकट बन जाता है। और अगली स्लाइड पर एक और उदाहरण मैं दूंगा। आप, हाँ, आपकी आपकी टिप्पणी के बाद। नहीं नहीं, मेरी टिप्पणी तो चलती रहेगी जी। आ गया उदाहरण। 2000 ये नीचे वाले का मैं जिक्र पहले कर दिया, प्रणब दा का। 17 में जब नीतीश कुमार ने सेकंड अपना यू टर्न किया था, जब वो लालू जी को छोड़ के वापस बीजेपी में गए थे, तब भी रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंट जब बनने वाले थे, तब नीतीश कुमार ने उनको समर्थन दिया था, क्योंकि वो बिहार से आते हैं। तो ऐसे में इंडिया अलायंस की वो सारी पार्टी जिनका तमिलनाडु से कुछ भी लेना देना है, वो सारे एमपीज रादर, उनके लिए अब धर्म संकट हो जाएगा कि वो किसको वोट करें। वो वाइस प्रेसिडेंशियल पिक एनडीए का, और या फिर अब इंडिया अलायंस भी तमिलनाडु से किसी को अगर प्रोजेक्ट करे तब तो ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए इंडिया अलायंस बिहार से या झारखंड से या बंगाल से या मध्य प्रदेश से किसी को मनोनीत करता है, तो ये तमिलनाडु के एमपीज के लिए जो इंडिया अलायंस में है, जो कि बहुत अच्छी संख्या में है, उनके लिए धर्म संकट बनेगा। जी देखिए, पॉलिटिकल पोजीशनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहे हैं डॉक्टर कार्तिकेय बत्रा। मैं यहां दर्शकों को ये बताता चलूं कि अगर आप फर्ज कीजिए कि डीएमके ये कहता है कि भाई हम नहीं देंगे सीपी राधाकृष्णन को वोट, तो ऐसा नहीं है कि सीपी राधाकृष्णन संख्या बल पर हार जाएंगे। आपको सिंपल गणित में बता दूं, आज की डेट में ये जो भी चुनाव होगा, अगर विपक्ष की तरफ से कोई एक कैंडिडेट आता है, तो उसमें लोग घटक दल के टूट टूट के और अपने अलग अलग प्रेफरेंसेस में लोग अगर टूट जाएं बीजेपी के ही, मुझे एकदम मतलब कोई कुदरत का करिश्मा ही होगा जिसमें विपक्ष की तरफ का जो वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है वो जीत जाए। संख्या बल पूरी तरीके से सरकार के साथ है और ये एक फोरगॉन कंक्लूजन है। बात यहां पर पोस्चरिंग और पोजिशनिंग की आती है जो डॉक्टर बत्रा कर रहे हैं, और वो ये है कि अगर वो तमिलनाडु के एक प्रतिनिधि हैं, सरकार ने, और कल से लगातार ये पोस्ट आने शुरू हो गए हैं, सीपी राधाकृष्णन ओबीसी कम्युनिटी, ओबीसी समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं, सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु को रिप्रेजेंट करते हैं, सीपी राधाकृष्णन देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब यहां पर ओबीसी और तमिलनाडु, ये दो आइडेंटिटी सरकार ने ला करके सामने विपक्ष के प्रस्तुत कर दी। अब ओबीसी वाला कार्ड, चलिए अब वो तो आगे उसकी आप कास्ट सेंसस और उस पर वो जिरह कर ही रहे हैं सरकार से, लेकिन तमिलनाडु वाले कार्ड पर आप कैसे ऑपरेट करेंगे? और इसी तरफ डॉक्टर कार्तिकेय बत्रा इशारा कर रहे हैं कि ये, क्योंकि अधिकांश सांसद विपक्ष से आते हैं, डीएमके से आते हैं तमिलनाडु के,
तो ऐसे में उनका सीपी राधाकृष्णन को सपोर्ट ना करना, ये पॉलिटिकल पोस्चरिंग गलत हो जाएगी। अब यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं, एक बज है डॉक्टर बत्रा, और वो बज ये है कि डीएमके की तरफ से ये गुजारिश की जा रही है कि आप विपक्ष का भी जो वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है वो तमिलनाडु से उतार दीजिए, कोई तमिलनाडु वाला ले आइए, ताकि हमारे पास ये जो धर्म संकट है ना वो खत्म हो जाए। बिल्कुल, मैंने यही कहा था कि वो इंडिया अलायंस को ये रिक्वेस्ट करेंगे, लेकिन अब इंडिया अलायंस के और कंपल्शंस हैं। देखिए संकेत, मुझे लगा था कि बीजेपी किसी दलित को एक अच्छा पोजीशन पर या तो पार्टी में पद देगी या वाइस प्रेसिडेंशियल नॉमिनी बनाएंगी, क्योंकि एससी एसटी वोट जो था वो 24 के चुनाव में वो कहीं ना कहीं छिटका बीजेपी से। तो ऐसा नहीं हुआ, तो हो सकता है कि इंडिया अलायंस उस लाइन पर सोच रहा हो कि वो किसी को देना चाहे ये अपॉर्चुनिटी। लेकिन इस पूरे प्रोसेस से, और एससी एसटी कम्युनिटी बिहार बंगाल से हो तो अगले के चुनाव साइकिल है उसमें रेलेवेंट हो जाता है। लेकिन ये जो कार्ड खेला गया है इंडिया द्वारा, अब इससे इंडिया अलायंस के लिए थोड़ी मुश्किल बढ़ जाती है, क्योंकि एक बहुत बड़ा अलायंस पार्टनर जो डीएमके है, जिसने स्वीप किया था मतलब इंडिया अलायंस से तमिलनाडु को, वो मुझे नहीं लगता कि बहुत आसानी से मानेगा कि हम किसी नॉन तमिलियन को वाइस प्रेसिडेंशियल पोस्ट के लिए हम उनको वोट करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल, आइए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आप क्या बताना अब चाहेंगे नेक्स्ट हमको? जिसका आपने जिक्र किया था, कास्ट, तो स्टेट लेवल पर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राधाकृष्णन साहब, संकेत, ये जब तमिलनाडु का चुनाव थोड़ा पास आएगा हम इस पर बहुत चर्चा करेंगे। तमिलनाडु में जो मेजर कास्ट ग्रुप्स हैं, वनियर, गाउंडर, थेवर, नाडर, तो ये गाउंडर कम्युनिटी से आते हैं राधाकृष्णन साहब। अब आप देखिए 2021 का मैंने मैप चिपकाया है जो लोकल लेजिस्लेटिव असेंबली का, जहां एआईएडीएमके हार गई थी, डीएमके ने अच्छी खासी जीत हासिल की थी। लेकिन आप एक जो वेस्टर्न पोर्शन में हरा देख रहे हैं, एक हरा ग्रुपिंग है जो वेस्टर्न साइड में, वो है कोंगुनाड, वेस्टर्न तमिलनाडु। कोंगुनाड में गाउंडर पॉपुलेशन ठीक ठाक संख्या में रहती है, और जो एडापडी पलनीसामी है एआईएडीएमके के उस समय के मुख्यमंत्री, वो उसी समाज से आते हैं, और अन्नामलाई जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हुआ करते थे वो भी गाउंडर समाज से आते हैं। तो ये जो अपॉइंटमेंट, ये जो नॉमिनेशन हुआ है, इससे दो मैसेज गए। एक कि हमने अन्नामलाई साहब को बीजेपी के प्रेसिडेंट के पद से हटाया, लेकिन हम गाउंडर समाज का भी रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए हमने एक गाउंडर व्यक्ति को वाइस प्रेसिडेंशियल पोस्ट के लिए नॉमिनेट कर दिया। दूसरा, ये एआईएडीएमके को भी कहीं ना कहीं एक कारण दे रहा है कि वो बीजेपी के साथ बने रहें, क्योंकि वो जानते हैं कि गाउंडर कम्युनिटी का सपोर्ट बहुत जरूरी है 26 के चुनाव में, ना केवल एआईएडीएमके के लिए एज अ पार्टी, बट एडापडी पलनीस्वामी एज सीएम जो उसी समाज से आते हैं, अब वो कहीं ना कहीं डिविएट नहीं कर सकते। तो इसका जो कास्ट और माइक्रो स्टेट लेवल एंगल है वो गाउंडर कम्युनिटी के थ्रू फ्लो करता है। तो एक कास्ट एंगल भी है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि तमिलनाडु से कर दिया। एंगल है जी, बहुत जबरदस्त कास्ट एंगल है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि डॉक्टर बत्रा, ये सारी चीजें एक वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए मायने भी रखती हैं, और अगर रखती हैं तो क्यों? तो फिर आप संकेत, क्योंकि आप समझ रहे हैं इसमें एक बड़ी बात ये है कि ये वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव कोई जनता तो चुन नहीं रही है, जनता के प्रतिनिधि चुन रहे हैं। जब आपने रामनाथ कोविंद जी को प्रेसिडेंट बनाया, द्रौपदी मुर्मू जी को प्रेसिडेंट बनाया, तो एससी और एसटी रिप्रेजेंटेशन की बात हुई, बिल्कुल हुई। और जब क्या होता है, यूजुअली प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव साथ में होता है हर 5 साल में, तो उसमें जो वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होता है ना, वो कहीं ना कहीं छिप जाता है, बैकग्राउंड में चला जाता है। अब मैं आपके दर्शकों से पूछूंगा, पिछले वाइस प्रेसिडेंशियल चुनाव जो 22 में हुआ, उसमें इंडिया या यूपीए के कैंडिडेट कौन थे ये भी आधे लोगों को याद नहीं होगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो छोटा पड़ जाता है उसका जो रेलेवेंस। लेकिन वाइस प्रेसिडेंशियल चुनाव भी होता है साथ में। इस समय नजर ज्यादा बनी हुई है, ये एक ऐसा मोमेंट मिल गया है एनडीए को जहां ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट वो दे सकते हैं। अगर यही चुनाव एज पर कैलेंडर हो रहा होता, ज्यादा ध्यान प्रेसिडेंट पर होता, जो कि आप देखिए, चाहे वो 22 हो, चाहे वो 17 हो, चाहे उससे पहले जब यूपीए ने बनाया प्रतिभा पाटिल जी को 2007 में, तो एक महिला प्रेसिडेंट की बात हुई। जब 12 में प्रणब मुखर्जी को बनाया, तो वो इंटरनल पार्टी उनके जो चल रही थी डायनामिक्स की, प्रणब मुखर्जी एक बहुत वरिष्ठ मंत्री थे, उनको वो प्रधानमंत्री के भी एस्पिरेंट थे। तो कहीं ना कहीं इन इलेक्शन से कई टारगेट साधे जाते हैं।
अब वो सही है या गलत, उसमें आपकी राय अलग हो सकती है, मेरी अलग, बट मुझे लगता है हमारी राय लगभग सेम होगी, आपकी और मेरी। बट ऐसी बहुत बड़ा एक तबका होगा जिनकी राय शायद अलग होगी इस बात पर। बट उस पर ना जाते हुए मुझे लगता है कि ये बिकॉज ऑफ धनखड़ साहब अब्रप्ट रेजिग्नेशन एनडीए को एक मौका मिल गया है एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने का मिड सीजन, इसे कहेंगे हम मिड सीजन। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये यहाँ पर कास्ट वाला इक्वेशन, यहाँ पर रीजनल इक्वेशन, इसके साथ साथ एक बड़ी बात चल रही थी कि क्या वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कोई घटक दल से होगा, क्योंकि ये सरकार घटक दल की बैसाखियों पर है। अब ये बहुत क्लियर हो गया कि कोई अटक घटक कुछ नहीं। और अब की एक जो धनखड़ साहब जिनके साथ ये जुड़ा हुआ था कि वो ऑर्गेनाइजेशनली बीजेपी से या आरएसएस से नहीं आते हैं, अब की वो चीज भी दुरुस्त हो गई। मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को ये बताएं कि किस तरीके से दो तीन चीजों को एक साथ साधने का प्रयास, और खास तौर से आरएसएस को रिझाने के की भी एक कोशिश बिल्कुल बिल्कुल। इस और इस संकेत, कैंडिडेचर में है। ये बिल्कुल सही आपने कहा, आरएसएस को प्लेकेट करने का भी एक मौका मिल गया एनडीए को इस रेजिग्नेशन से। तो जो टग ऑफ वॉर चल रहा था बीजेपी के प्रेसिडेंट को लेकर, नेशनल प्रेसिडेंट, हो सकता है ये एक पैकेज डील बनी हो दोनों संगठनों के बीच। ये हम स्पेकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि ये बात तो सत्य है जो हमने अगली स्लाइड पे बताई भी है कि अनलाइक मिस्टर धनखड़, जो राधा कृष्णन साहब है वो एक आरएसएस बैकग्राउंड से आते हैं। वो अपने टीन एज से 16-17 साल की उम्र से आरएसएस से जुड़े रहे हैं, तो एकदम पक्के उसी बैकग्राउंड से आ रहे हैं। अनलाइक सम ऑफ द लैटरल एंट्रेंट्स जिनको बीजेपी में मान सम्मान और पद मिले हैं, चाहे वो कैबिनेट मंत्री रहे हों, चाहे वाइस प्रेसिडेंट हो पिछले। तो और अभी आपने घटक दल का नाम लिया, मुझे लगता है बहुत लोगों को ये जानकारी नहीं होगी, अभी रिसेंटली टीडीपी के एक व्यक्ति को गवर्नर बनाया गया है एक राज्य का, जो भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी कंसिडरिंग जैसे ये एनडीए गवर्नमेंट चली पिछले 2 टर्म में। तो आरएसएस का हैंड इसमें है। अब क्या ये आरएसएस को प्लेकेट करने के लिए किया गया है या आरएसएस ने अपना क्या कहते हैं असर्ट किया है अपने आप को, ये समझना अभी बाकी है। और इसके इम्प्लीकेशन स्टेट, ये जो नेशनल बीजेपी प्रेसिडेंट का चयन होगा उस पर क्या होते हैं, वो भी देखना बहुत दिलचस्प हो। बिल्कुल। डॉक्टर बत्रा, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, जिसमें हमने सीपी राधाकृष्णन के कैंडिडेचर, अब अक्सर जैसे कि अभी डॉक्टर बत्रा भी कह रहे थे, बीजेपी को क्या है ना, मजा आता है कि हम बीट के सारे रिपोर्टर्स को चकमा दे दें, हम अपनी पार्टी के सब लोगों को चकमा दे दें। कहो सीपी राधाकृष्णन को खुद ही ना पता हो कि वो इस पद पर अब आसीन होंगे। तो ये चीज अगर आप साइड रख दें, मोटी मोटी बात यह है कि अब एक चुनौती प्रस्तुत की गई है विपक्ष के सामने। ये चुनाव फोरगॉन कंक्लूजन है, ये आप अभी भी जान लीजिए, कोई मुकाबला नहीं। लेकिन अगर आप पोजिशनिंग की दुनिया में अगर जीते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स पोजिशनिंग का ही खेल है, परसेप्शन का खेल है, तो ऐसे में आरएसएस को रिझाने की कोशिश, संगठन पर जोर, इसके अलावा तमिलनाडु पर फोकस और कास्ट एंगल को दुरुस्त रखना, घटक दल को भी रिझाने की कोशिश। एग्जैक्टली तो इतनी सारी चीजें एआईएडीएमके कर, जी। एग्जैक्टली इतनी सारी चीजें जो हैं उसको अचीव करने का प्रयास यहां पर किया गया है। रिजल्ट फोरगॉन कंक्लूजन, लेकिन ये जो गणित है, क्या ये असर दिखाएगी, ये इंटरेस्टिंग होगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बत्रा हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, आपका भी पाठशाला के इस एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।